हेलो फ्रेंड्स। तो हमारे जो ये नेक्स्ट क्लास है और हमने कल मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप पढ़ लिया था। चैप्टर 6 हमारा चल रहा था जो कि बिजनेस स्टडीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो अभी इसका नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक का नेम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि विशेषताएं। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो हम पढ़ेंगे तो इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहले स्टैचुरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जो कि हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हम स्टैचुरी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टैचुरी कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया गया कि पार्टनरशिप हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो हमारी साझेदारी है वो 1932 एक्ट में उसको बताया गया है। ठीक है, स्टैचुरी का मतलब होता है वैधानिक। ठीक है, वैधानिक विशेषताएं, ठीक है, जो लीगली होती हैं, जो एक कानून के अंदर आती हैं। ठीक है, तो वह उस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में आती है। तो इसका हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो इसमें बोला गया है कि मोर देन 1 पर्सन। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था, कल पिछली वीडियो में, कि हमने एक से दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिलते हैं, किसी चीज़ को मिलके करते हैं, तो वो पार्टनर्स कहलाते हैं। अगर वो कोई एग्रीमेंट करते हैं या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो। ठीक है, तो उसी तरीके से मोर देन 1 पर्सन, यानी कि पार्टनरशिप नीड अ मिनिमम ऑफ 2 पर्सन because a single individual cannot be his own partner. So if in future the number of partners reduced to one partnership is automatically dissolved. यानी कि इसमें बोल रहा है कि 2 पर्सन या उससे ज़्यादा पर्सन जो होते हैं वही पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि अकेला जो सिंगल पार्टनर है वो कभी, मतलब अकेला व्यक्ति कभी पार्टनर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये एक से दो से कम हो जाता है तो वो पार्टनर्स नहीं कहलाते। ठीक है, तो इसमें ये भी बताया गया है कि द नंबर्स ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी मोर देन 10 इन बैंकिंग एंड बिजनेस एंड इन 20 इन अदर एनी बिजनेस। ठीक है, तो मतलब कि एक अगर हम कोई बैंक चला रहे हैं, ठीक है, बैंक हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर्स 10 होने चाहिए। उससे ज़्यादा पार्टनर्स होंगे तो वह इलीगल होगा। इसी तरीके से किसी बिजनेस में हमारे सिर्फ 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। अगर हम 20 से ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं तो दोनों ही कंडीशंस में वो क्या, एक बारी को कम का बाई चांस हो सकता है, पर हम ज़्यादा नहीं कर सकते। एनी अदर बिजनेस में हम 20 कर सकते हैं और बैंकिंग सेक्टर में हम सिर्फ 10 पार्टनर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें थ्योरी भी लिख रही है कि द नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी मोर देन 10 इन बैंकिंग एंड बिजनेस एंड इन 20 इन एनी अदर बिजनेस। इफ़ द नंबर ऑफ पार्टनर्स गेट रिड्यूस, यानी कि कम होते हैं, मिनिमम 2 और मोर, द पार्टनरशिप इज़ डिक्लेयर्ड इलीगल। अगर इससे कम होते हैं तो क्या कहलाते हैं, पार्टनरशिप जो है वो इलीगल कहलाती है। ठीक है, सिमिलरली इफ़ द नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीजेज टू मोर देन 10 इन बैंकिंग बिजनेस और मोर देन 20 इन अदर बिजनेस, द पार्टनरशिप डिक्लेयर्ड इलीगल। जैसे कि दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्ति होंगे तभी पार्टनरशिप कहलाती है। उसी तरीके से बैंक में अगर 10 व्यक्तियों से ज़्यादा व्यक्तियों की पार्टनरशिप है, साझेदारी है, तो वह भी इलीगल कहलाएगी। इसी तरीके से किसी भी बिजनेस में अगर 20 से ज़्यादा पार्टनर है तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी हमारा इलीगल कहलाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। ठीक है, तो व्यवसाय का अस्तित्व कैसा होना चाहिए, ये विशेषता है। तो ये पढ़ लेते हैं हम। द जॉइनिंग ऑफ 2 और मोर पर्सनस कैन बी कॉल्ड पार्टनरशिप। ये तुमको पता है कि 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति जब जुड़ते हैं तो वो क्या बनती है, पार्टनरशिप बनती है। ओनली व्हेन दे एग्री टू रन सम बिजनेस इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट बिजनेस शुड बी लीगल। अगर वह दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति किसी पार्टनरशिप को चलाते हैं, या मतलब किसी बिजनेस को चलाते हैं मिलके, तो वो क्या कहा जाएगा, वो लीगल कहा जाएगा, देखा जाए तो। ठीक है, 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो बिज़नेस क्या किया जाएगा, वो लीगल कहा जाएगा। थर्ड है हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्चुअल संविदात्मक संबंध। ठीक है, इसको बोला जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस होना चाहिए। ठीक है, इजी लैंग्वेज में। Partnership comes into existence only on the basis of a contract between the partners. Hence, it is important to have a contract between the partners. तो जो पार्टनरशिप है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर ही, मतलब एक दोनों पार्टनर्स में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है
तो जो कि वो बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि आगे चल के क्या क्या किन की कंडीशंस होती हैं वो जब तक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी रहती तो उससे आगे फ्रॉड वगैरह होने के चांसेस कम होते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो फ्रॉड वगैरह करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी बात पर बिलीव नहीं करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक रिटन डॉक्यूमेंट रखते हैं जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। ठीक है, ये आगे इसकी स्लाइड में आगे का थ्योरी है इसकी। तो दोज पीपल हु डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बिकम पार्टनर्स। अब इसमें क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि शादी की एज 18 और 21 होती है लड़का लड़की की, उसी तरीके से कुछ कैपेबिलिटीज़ होती हैं पार्टनर्स की। तो कि इतनी एज में होना चाहिए, तो माइनर और मेजर का जैसे देखा जाता है कि कितना कितना परसेंटेज उनको कैपिटल लाना है। इस तरीके से दोनों की सहमति के अनुसार एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर कुछ कैपेबिलिटी होती है, अगर वो कैपेबल नहीं होते हैं तो वह उस कंडीशन में वो पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल है कि जैसे माइनर्स है या मेंटली कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो वो पर्सनली डिक्लेयर करता है कि वो इनएलिजिबल है बाय लॉ। ठीक है, जो लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, वो इनएलिजिबल होता है, मतलब कि वो एलिजिबल नहीं होता है और वह किसी भी पार्टनरशिप में ऐसे फर्म में पार्ट नहीं कर सकता है। बट इट इज़ ट्रू दैट अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर अंडर सेक्शन 30। सिर्फ ये सेक्शन 30 में ही इसको डिक्लेयर किया गया है कि जो माइनर होगा वह एज अ पार्टनर एडमिट हो सकता है। बट उसकी भी कुछ मतलब कंडीशंस है। बट इज़ एंट्री विल नॉट एंटाइल हिम टू ए फुल फ्लेज्ड पार्टनर। वह पूरी तरीके से पार्टनर की तरह काम नहीं करेगा। मतलब जिस तरीके से दो पार्टनर्स हर चीज़ में अपना डिसीजन मेकिंग वगैरह में सब चीज़ों में अपनी हस्तक्षेप करते हैं, उस तरीके से वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता पूरी तरीके से। वह सिर्फ किस तरीके का पार्टनर रहेगा, ही इज़ अ पार्टनर ओनली इन द प्रॉफिट्स। वो जो है पार्टनर रहेगा सिर्फ प्रॉफिट्स में। ठीक है, तो सेक्शन 30 को याद रखना। इसमें क्या है, इसमें माइनर को भी हम पार्टनर बना सकते हैं, पर वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए अलाउ होगा, किसी और चीज़ में वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, फोर्थ हमारा है प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट का उद्देश्य होना और प्रॉफिट को बांटना। ठीक है, तो इसमें हमें वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप इज़ टू अर्न प्रॉफिट इन द बिजनेस एंड डिवाइड इट अमंग द पार्टनर्स। तो इसमें बोला गया है कि ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें कि प्रॉफिट को कमाना और उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब डिवाइड करना। एनी इंटरप्राइज हुज पर्पज इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट कैन नॉट लीगली भी पार्टनरशिप। अगर किसी भी व्यवसाय का, बिजनेस का उद्देश्य अगर प्रॉफिट कमाना नहीं है तो वो क्या है, वो लीगली पार्टनरशिप नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट टू हैव अ शेयर इन प्रॉफिट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट टू हैव अ शेयर इन लॉस इज़ नॉट नेसेसरी। अगर हम देखते हैं एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट को शेयर करना कंपलसरी हो जाता है, लीगली हो जाता है। चाहे फिर लॉस को आप ज़रूरी नहीं है कि आप लॉस को बांटें ही बांटें। ठीक है, पर प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना एक लीगल प्रोसीजर है जो कि पार्टनरशिप के अंदर आता है। एंड देयर कैन बी पार्टनर्स हु आर एडमिटेड इन द फर्म सिंपली फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट्स। फॉर एग्जाम्पल द माइनर पार्टनर ओनली शेयर्स द प्रॉफिट एंड नॉट द लॉसेस। तो इसमें क्यों कंपलसरी हो जाता है, तो इसको समझाने के एक एग्जाम्पल दिया गया माइनर का, कि इसलिए कंपलसरी हो जाता है क्योंकि जो माइनर होता है उसको हम सेक्शन 30 में बताते हैं पहले कि उसको प्रॉफिट के लिए ही रखा जाएगा। तो जब उसको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो एक तरीके से लीगल नहीं माना जाएगा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को शेयर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना जो है वो लीगल है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इलीगल पार्टनरशिप होती है। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं बहुत ही धीरे धीरे समझा रही हूँ, और अगर फिर भी कोई गलती दिखती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब फिफ्थ हमारा प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दिस रिलेशनशिप मीन्स दैट जस्ट एज ओनर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय हिज एजेंट्स। जैसे कि किसी भी रिश्ते में जिस तरीके से मालिक अपने एजेंट द्वारा अपने अधिकार मतलब बताता है, एंटर करता है एक कॉन्ट्रैक्ट में विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज देयर अथॉरिटी।
मतलब कि उसकी भी जैसे भी जिम्मेदारियाँ होती हैं या फिर अथॉरिटी होती है उसके पास पे, तो उस तरीके से वो ओनर जो वो रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्ट को लेके। तो वहाँ पे एजेंट का और ओनर का दोनों का ही कर्तव्य निभा रहा। उसी तरीके से पार्टनर कैन बाइंड ऑल द पार्टनर्स विद हिज एक्टिविटीज़। सभी पार्टनर्स क्या होते हैं, वह एक तरीके से वो बाध्य होते हैं। इन दिस वे एवरी पार्टनर प्ले अ डबल रोल ऑफ एन ओनर एंड एजेंट। मतलब वो एक ओनर का भी कर्तव्य निभाएंगे और एक एजेंट का भी कर्तव्य निभाएंगे। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया तो मतलब ये इसमें जो फर्स्ट लाइन दी गई है, द रिलेशनशिप मीन दैन जस्ट एज ओनर इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय हिज एजेंट्स ऑपरेटिंग। तो मतलब जैसे कि आप कहीं के मालिक हैं, ठीक है, और आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसकी जितनी भी उस कॉन्ट्रैक्ट में जो सारी चीज़ें लिख रही हैं उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल होते हो। मतलब तुम रिस्पॉन्सिबल हो तो उस सारी चीज़ों को संभालते हो, जो भी उसमें अथॉरिटी है तुम्हारे पास और जो भी उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उन दोनों को देख के चलते हो। तो उसमें दो आप रोल निभा रहे हो। उसी तरीके से पार्टनर को भी डबल रोल निभाना होता है, ओनर की तरह भी और एक एजेंट की तरह भी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसको काम भी करना है और ओनर भी है वो जो बिज़नेस है उसका। ठीक है, आई होप आपको ये स्टैचुरी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए होंगे। वैसे काफ़ी इजी हैं और एक बार ही ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको देख सकते हो, थ्योरी जो बहुत इजी लैंग्वेज में है। ठीक है, अब सेकंड है हमारा, हमने बताया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टैचुरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मतलब लीगल तरीके से है, वैधानिक तरीके से है। ठीक है, परंतु जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो हमारी सामान्य विशेषताएं होती हैं। ठीक है, जो हम अपनी सहमति के अनुसार बना लेते हैं। ठीक है, ऑल दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर नॉट लेट डाउन इन लॉ आर कॉल्ड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। वही मैंने बताया आपको कि यह जो है कानूनन नहीं होती हैं, यह हम आपसी सहमति के अनुसार बना लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो आती है हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी आती है। इसमें हम पढ़ लेते हैं। In partnership, every partner has an unlimited liability. In other words, every partner is responsible collectively and individually for all the liabilities of partnership. यानी कि इसमें अनलिमिटेड असीमित तुम्हारे दायित्व हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स में कहना चाहें तो कि एवरी पार्टनर जो वो रिस्पॉन्सिबल होता है कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली। मतलब इकट्ठा करके देखें चाहे एक पर्सन से देखें कि फॉर ऑल द लाइबिलिटीज़ को क्या करना, उसको रिस्पॉन्स मतलब उन चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस ऑफ डिज़ोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म डिज़ोल्व हो जाती है, दिवालिया निकल जाता है या किसी वजह से उसको डिज़ोल्यूशन में डाल दिया जाता है, तो इफ़ द लायबिलिटीज़ ऑफ द फर्म एक्सीड इट्स असेट्स, द क्रेडिटर हैव द राइट टू गेट द लोन रिकवर्ड फ्रॉम एनी पार्टनर्स एज कलेक्टिवली और इंडिविजुअली। तो उसके पास में क्या होता है, जैसे कोई भी फर्म है या कोई भी बिज़नेस है वो डिज़ोल्व हो गई है और पार्टनरशिप की जो क्रेडिट्स हैं वो उसकी जो लोन है उससे ज़्यादा चला गया, मतलब जितना उसने असेट्स लगाया था उससे ज़्यादा उसके पास से पैसा चला गया है क्रेडिट्स में या लोन वगैरह में। तो वो क्या है, वो इंडिविजुअली हो या कलेक्टिवली हो, वो क्या कर सकता है, वो और ज़्यादा वहाँ से लायबिलिटीज़ ले सकता है। ठीक है, वो वहाँ से कलेक्ट कर सकता है और ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि उसका हिस्सा काफ़ी ज़्यादा चला गया होता है तो उसके पास वो अनलिमिटेड लायबिलिटी ले सकता है। ठीक है, और उसमें कोई उसका हस्तक्षेप भी नहीं करेगा क्योंकि उसने काफ़ी सारा पेमेंट ऑलरेडी कर दिया होता है। तो उस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इफ़ द लायबिलिटीज़ ऑफ द फर्म एक्सीड्स इट्स असेट्स, तो यहाँ पे बताएगा कि अगर उसके असेट्स से ज़्यादा क्रेडिटर हैव द राइट टू गेट द लोन रिकवर्ड फ्रॉम एनी पार्टनर्स आइदर कलेक्टिवली और इंडिविजुअली। ठीक है, सेकंड हमारा है नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, मतलब किसी का कोई अलग व्यक्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो हमें सेकंड वाला है, सेकंड पॉइंट है हमारा द एग्जिस्टेंसेस ऑफ पार्टनरशिप कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द पार्टनर्स। हम किसी के व्यक्तित्व को हम अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। दिस मीन्स दैट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद द फर्म आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द पार्टनर्स इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली। ठीक है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो फर्म से जो भी कनेक्ट करते हैं तो वो सब चीज़ों के लिए क्या है, वो इंडिविजुअली हो या पूरे ग्रुप को देखा जाए तो सभी क्या है उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, इसमें कोई अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, थर्ड है हमारा अटमोस्ट गुड फेथ,
ठीक है। मतलब कि इसमें जो सद्भावना रखना मतलब विश्वास रखना एक तरीके से कह सकते हो। तो इसमें एब्सोल्यूट फेथ अमंग द पार्टनर्स इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी पार्टनरशिप। एक तरीके से कह सकते हैं कि विश्वास हर चीज़ की एक नींव होती है, विश्वास। ठीक है। तो पार्टनरशिप में भी क्या है, एब्सोल्यूट फेथ इज़ अ मतलब एक फाउंडेशन होती है, एक मतलब एक अच्छी बात होती है। इन द एब्सेंस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन लेफ्ट फॉर पार्टनरशिप। इसके लिए कोई मतलब कोई जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं अगर ये इसकी एब्सेंस होती है, यानी कि एब्सोल्यूट फेथ की जो मतलब विश्वास की अगर कमी होती तो इसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकता। गुड faith here simply means that all the partners should give every type of information affecting the firm to one another and necessary। अगर मतलब फेथ होता है, गुड फेथ होता है, तो सिंपली मीन्स ये कहना है कि अगर पार्टनर शुड गिव एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो बिज़नेस से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वह एक दूसरे को बतानी चाहिए। विल कंसल्ट अदर पार्टनर्स बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। कोई भी डिसीजन लेने से पहले मतलब आपस में बात करनी चाहिए। गुड फेथ का मतलब यह है कि एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, और अगर मतलब कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उसके बारे में एक दूसरे को बता देना चाहिए। ठीक है। तो यही बताया गया है, विल कंसल्ट अदर पार्टनर्स बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन एंड गिव अ ट्रू अकाउंट ऑफ ऑल द बिजनेस डील्स डन बाय एनी ऑफ देम। ठीक है। यानी कि यहाँ पर विश्वास की बात करी गई है कि अगर अच्छी तरीके से हमारा विश्वास है तो हम एक दूसरे को धोखा न दें, तो हमारा जो बिज़नेस है वो अच्छी तरीके से डील जो वो कंप्लीट हो सकती है। ठीक है। किसी भी एक के भी द्वारा। ठीक है। तो ये अटमोस्ट गुड फेथ में आता है, जो कि हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का थर्ड पॉइंट है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। तो मतलब ब्याज के लिए मतलब जो है उसमें प्रतिबंध लगाना। ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है। तो इट इज़ क्लियर दैट द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप इज़ म्यूचुअल फेथ। ये क्या है, एक मतलब सभी की मिल के समझ के सहमति के अनुसार एक म्यूचुअल फेथ बनता है। हैंस नो पार्टनर कैन ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट इन द फर्म विदाउट द अप्रूवल ऑफ अदर पार्टनर्स। जिस तरीके से गुड फेथ में जैसे कि कोई डिसीजन लेने से पहले सारी जो इंफॉर्मेशन को क्या कर लेना चाहिए, आपस में एक दूसरे से सहमति ले लेनी चाहिए, उसी प्रकार से बिना म्यूचुअल फेथ के नो पार्टनर कैन ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट इन द फर्म विदाउट द अप्रूवल ऑफ अदर पार्टनर। किसी दूसरे पार्टनर के अप्रूवल के बिना वो क्या नहीं कर सकता, वो मतलब इंटरेस्ट इन द फर्म विदाउट अप्रूवल के वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी विलिंग टू एक्सेप्ट द न्यू पार्टनर ओनली व्हेन दे फाइंड हिम ट्रस्टवर्दी। वह किसी नए पार्टनर को जब भी एक्सेप्ट करते हैं तब उनको लगता है कि हाँ, यह व्यक्ति भरोसेमंद है, देखा जाए तो मतलब कि हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, तभी वह किसी नए पार्टनर के लिए मतलब क्या बोल सकते हैं उसको कि जगह दे सकते हैं या फिर अपनी पार्टनरशिप डीड में शामिल कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़े। आई होप आपको समझ में आ गया हो। वैसे काफ़ी धीरे धीरे समझाया मैंने और इजी तरीके से कोशिश करी है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से मुझे बोल सकते हैं, तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। ये हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये हमारा जो है लास्ट जो स्टैचुरी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके 2 पॉइंट है। ठीक है। और ये हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप का फर्स्ट स्लाइड है, जो कि हमने यहाँ से स्टार्ट करी है। ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें ये इजीली पूछ सकता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, तो और स्टैचुरी कैरेक्टरिस्टिक्स किसके अंदर में काम करता है। ठीक है। तो ये आपको पूछ सकता है, तो इसमें एक क्वेश्चन है। और दूसरे 2 क्वेश्चन ये कभी भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि जो है कि बैंकिंग में कितने पार्टनर्स साझेदारी कर सकते हैं, मतलब कितने पार्टनर्स हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी अदर बिजनेस में कितने हो सकते हैं। ये क्वेश्चन इजीली बन जाता है और कहीं पे भी किसी भी एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है, और आपको 11th-12th में भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। लीगल बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी होता है, जनरल बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। आई होप मैंने मेन चीज़ें आपको बता दी हैं, बाकी का भी आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है। थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना, और लाइक भी, कमेंट्स भी। ठीक है। हरे कृष्णा ऑल ऑफ़ यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।